प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए हम लोग क्लास 10th का जो गद्य खंड है, उसमें गोधूली जो बुक है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 12 चैप्टर, 12 पाठ गद्य के पढ़ने हैं और 12 पाठ पद्य के पढ़ने हैं। 12-12 पाठ दोनों में है, तो उस 12 पाठ गद्य में से जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। आज हम लोग इस पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ये जो पाठ है, यह कहानी की बहुत सारी विधाएँ होती हैं। जैसे एक कहानी होता है, एक निबंध होता है, एक भाषण होता है, एक ललित निबंध होता है। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए, तो ये जो कहानी है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो पाठ है, यह एक निबंध है। यह निबंध विधा के अंतर्गत आता है। निबंध विधा मतलब प्रकार। कहानी या गद्य के कई प्रकार है, उसमें से जो आपका चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा वह निबंध के अंतर्गत। और इसके लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में। देखिए, आज कितना तारीख है? 1 अप्रैल है और बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को, अर्थात 14 अप्रैल जो अभी कमिंग 13 दिन के बाद जो डेट आएगा, उसी डेट को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में एक कस्बा या शहर है महू, वहीं हुआ था और ये दलित समुदाय से थे। इनको मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्योंकि एक दलित समुदाय से थे, उन्होंने पिछड़े तबके के लोग, जो हाशिए के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनके द्वारा समाज में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन चीज़ों को इन्होंने खुद भी झेला था और काफ़ी करीब से देखा भी था। इसलिए जब ये पढ़ लिख कर एक बहुत ही काबिल व्यक्ति बन गए, तब इन्होंने इस समाज के जो हाशिए के लोग हैं, दबे-कुचले वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए, उन लोगों के बेहतरी के लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी काम भी किया। इसीलिए इनको मानव मुक्ति के पुरोधा कहे जाते हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी सकता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव। और अपने समय के ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, सुपठित जनों में एक थे, मतलब सबसे सुपठित जन उस समय के जो भी रहे होंगे, जो अच्छे पढ़े-लिखे, उनमें से ये एक ऐसे व्यक्ति। इनकी प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर हुई थी। बाद में ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन, इंग्लैंड भी गए। इन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वाङ्मय अनुवाद के ज़रिए पढ़ा। वाङ्मय क्या होता है? तो वाङ्मय का मतलब होता है कोई साहित्य या कोई भाषण, वक्तव्य, उस पर आधारित कोई किताब अगर लिखा जाए, उसको वाङ्मय कहते हैं। अर्थात वेद पर आधारित, वेदों की व्याख्या पर आधारित या वेदों की व्याख्या करने के लिए जो बुक लिखा गया, उसको वाङ्मय कहा गया। तो भीमराव अम्बेडकर संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक जो भी बुक थे, उन सबको अनुवाद करके पढ़ा और इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में कई सारे मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत। ये तो बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किस-किस क्षेत्र में
इनका पकड़ था। तो ये इतिहास मीमांसक भी थे। ये एक वर्ड है मीमांसक। मीमांसक का मतलब होता है विश्लेषक। इतिहास का विवेचना करना, इतिहास के बारे में टिप्पणी करना, इतिहास में जो कहा गया है वो उन चीज़ों के बारे में व्याख्या करना। तो ये इतिहास मीमांसक थे। विधिवेत्ता, विधिवेत्ता मतलब विधि का मतलब होता है कानून और वेत्ता माने होता है जानकार। तो ये कानून के जानकार भी थे। ये अपने देश में कुछ दिनों तक वकालत भी किए थे। अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद मतलब काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे और धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे। इन्होंने स्वदेश में अपने देश में कुछ दिनों वकालत भी किया। फिर इन्होंने समाज और राजनीति में एक सक्रिय भूमिका में आ गए। ये अपने देश के राजनीति में भी आए थे। आपको मैं ये बता दूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस समय जो कैबिनेट का गठन हुआ था, उसमें भी ये श्रम मंत्री रहे और बाद में विधि मंत्री भी रहे, देश जब प्रथम बार जब कैबिनेट तो इन्होंने अछूतों स्त्रियों, मज़दूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष इनके जो इंस्पिरेशन से जिनसे इन्होंने प्रेरणा लिया, वो थे गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर थे। यहाँ पे कबीर होगा। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले इनके प्रेरणादायक थे। और जो सबसे इनका महत्वपूर्ण कार्य है, वो ये है कि इन्होंने भारत के संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। ये भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति होते हैं, ड्राफ्टिंग संविधान का प्रारूप के अध्यक्ष यही थे। अर्थात संविधान के निर्माण का पहला जो ड्राफ्ट बनता है, वो यही बना। इनका निधन जो है दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। 1956 देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में और इनकी मृत्यु हुई 1956। क्योंकि ये विद्वान तो थे ही, तो इन्होंने कई सारे पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से प्रमुख पुस्तक द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर क्षुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक एथिक्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका ये सब इंग्लिश वर्ड है, द कास्ट इन इंडिया, अर्थात इंडिया में क्या-क्या कास्ट्स हैं और देयर मैकेनिज्म, कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है, देयर मैकेनिज्म, उनकी कार्य प्रणाली। ये इंग्लिश में ये सारे बुक है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स का मतलब क्या होता है? अछूत। ये अंग्रेजी वर्ड है अनटचेबल। तो उन्होंने अनटचेबल्स बोल के एक बुक लिखा, हु आर शुद्राज भी लिखा, बुद्धिज्म और कम्युनिज्म पे बुक लिखा। और उनका एक बुक ये भी था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन माने होता है विनाश। कास्ट का जो ये जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा का उन्मूलन हो, एनिहिलेशन हो, विनाश हो। तो ये सब इनके काफ़ी फेमस बुक हैं। और आपका ये जो पार्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह इसी बुक से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, उसी बुक से अनुवाद करके ललई सिंह यादव जो है हिंदी रूपांतरण किया। किस नाम से? तो जाति भेद का उच्छेद या उन्मूलन या उसका विनाश। उसमें थोड़ा बहुत संपादन करके कुछ काट-छाँट करके यहाँ पे, परंतु ये जो भाषण है, यह जाति-पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन में बाबा साहब को अध्यक्षीय भाषण के रूप में इनको पढ़ना था, परंतु किसी कारण से वह सम्मेलन स्थगित हो गया। इसलिए बाबा साहब बाद में इस भाषण को एक पुस्तिका का रूप दे दिया और पुस्तिका में भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन में जो कुरीतियाँ आ गई थी, अवशिष्ट सरकारों के में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यहाँ कुछ वर्ड है उसको आप समझ लें। मानवीयता मतलब मानव की तरह व्यवहार होना, मानवीयता। और नैसर्गिक न्याय का मतलब है नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक न्याय को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल जस्टिस। अर्थात कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हर एक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से दिए जाना चाहिए। इसी को हम नैसर्गिक न्याय कहते हैं। और सामाजिक सद्भाव मतलब सामाजिक
सद्भावना, सामाजिक हेल-मेल। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक सम्भ्रात विधिवेत्ता का दृष्टिकोण। सम्भ्रात मतलब कुलीन, काफ़ी शिक्षित, और सम्राट का मतलब शिक्षित नहीं, सम्राट का मतलब एक कुलीन, एक सभ्य व्यक्ति, और बाबा साहब तो विधिवेत्ता हैं, तो उन्हीं के बारे में कहा गया है कि इस लेख में, इस निबंध में बाबा साहब जैसे सम्राट विधिवेत्ता अपना दृष्टिकोण दिया है, किन बातों पर? तो सामाजिक आधार, रूढ़, पूर्वाग्रह और लोकतंत्र पर उन्होंने अपनी टीका-टिप्पणी की। जो आपके जैसे भावी नागरिकों के लिए, आप अभी जो छात्र हैं, भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक हैं, आपको ये लेख पढ़ कर के कुछ शिक्षा हासिल करना है कि कास्ट सिस्टम अच्छा है या बुरा है? अगर ये बुरा है, तो क्यों बुरा है? और हमें इससे कैसे निपटना हो? तो आइए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत। हम सभी लोग कुछ न कुछ काम अवश्य ही करते हैं। तो जितनी भी काम हमारे समाज में होते हैं या हमारे आस-पास, हमारे सोसाइटी में, हमारे द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, सारे काम के लिए अलग-अलग एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। हर काम के लिए कुछ न कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो श्रम का विभाजन कर किया गया है कि हर काम अलग-अलग लोग जो उसके जानकार हो वही करे ताकि ठीक है। परंतु जब यह श्रम का विभाजन जाति प्रथा से जोड़ दिया जाता है, अर्थात कुछ खास जाति के लोग ही कुछ खास काम को करें, और श्रम जो है, मेहनत, यह हर तरह का मेहनत जो है, उसको समान भावना से देखना चाहिए। किंतु हम लोग क्या करते हैं, हर तरह के काम को समान भावना से नहीं देखते हैं। हमारे समाज में क्या है, कुछ काम को ऊँचा दर्जा का माना जाता है, कुछ काम को नीचे दर्जे के लोग ऐसे मानते हैं, जो कि गलत है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, श्रम विभाजन क्या है, और श्रम विभाजन के साथ जाति प्रथा अगर आ गया तो यह किस प्रकार हमें प्रभावित करता है, हमारे समाज को यह दूषित करता है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना मतलब मज़ाक, परिहास की बात है। यह देखने में, सुनने में मज़ाक लगता है कि आज के इस विकासवादी युग में भी जो जातिवाद के पोषक हैं, उनकी कमी नहीं है। जातिवाद मतलब जाति की भावना रखना, जाति-पाति की भावना रखना, और वैसे लोगों जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वो जातिवाद के पोषक हैं। तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसकी जो समर्थक है, वह कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब हर काम के लिए आवश्यक जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, कार्य कुशलता चाहिए, तो उसके लिए श्रम को विभाजन करना ही चाहिए। हर में काम को हम अलग-अलग लोगों में बाँट दें। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। परंतु इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्ति करने लायक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन मतलब क्या है कि मेहनत या काम का विभाजन। लेकिन काम का विभाजन होने से हम लोग जो श्रमिक है, जो कामगार है, उसका भी विभाजन कर दिए हैं। किस रूप में? तो एक कामगार को ज़्यादा हम लोग जो है तवज्जो देते हैं, उसका आदर ज़्यादा होता है, इज़्ज़त ज़्यादा होता है, और दूसरे कामगार का इज़्ज़त कम होता है। यही है श्रमिक विभाजन। जब श्रम, हर प्रकार का श्रम ज़रूरी है। अगर आपके हमारे समाज में अगर सफाई करने वाला एक उदाहरण हम लें, वो ही एक श्रम है। अगर वो न रहे, अगर समाज में स्वच्छता जो है, उससे कितना प्रभावित होगा आप सोच सकते हैं। उसी प्रकार से समाज में जैसे शिक्षक हैं, वकील है, किसान है, सब्ज़ी बेचने वाला है, दुकानदार है, हर प्रकार के लोग जो है ज़रूरी है। परंतु हम लोग श्रमिक को भी विभाजित कर दिए हैं। किसी को ऊँचे श्रमिक या ऊँचे दर्जे का श्रमिक मानते हैं, किसी को निचले दर्जे का श्रमिक। श्रम विभाजन ज़रूरी है, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, क्योंकि काम का विभाजन होना ही चाहिए। जो जिस काम में जिसकी रुचि है, जो जिस काम में नॉलेज रखता है, उसको वो काम मिलना चाहिए। परंतु सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कोई भी सभ्य समाज अपने श्रमिकों को हे दृष्टि से या
अलग-अलग दृष्टि से बाँटने वाले दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक यह भी विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक-दूसरे की अपेक्षा ऊँचा-नीचा भी करार देती है। यह आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसा होता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन मान लेना। इसका क्या मतलब है कि हर काम के लिए एक जाति बना। तो यह स्वाभाविक रूप से सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि एक ही जाति के लोग को ज़रूरी नहीं है कि सबका रुचि एक ही काम में हो। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता हम लोग इस तरह विकसित करें कि वो अपने पेशे या कार्य का चुनाव कर सकें। पहले उनमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद वो अपने पसंद के आधार पर अपने काम को चुनें। परंतु जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मतलब बहुत ही गलत सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसके जाति या उसके माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार अर्थात गर्भधारण में ही जाति में का मतलब क्या है? गर्भधारण में ही जो जिस जाति से है उसके लिए काम निर्धारित कर दिया है कि वह उसी काम को करेगा। तो गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये हमारे देश की बात है। हालाँकि अब इसमें काफ़ी चेंजेज़ हुए हैं, आज के डेट में बहुत बदलाव हो गया है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती ही, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बाँध देती है। भले ही यह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूखों मर जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि समय-समय के अनुसार कुछ पेशा जो है बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है, नए-नए पेशे आ जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति एक जाति के लिए एक ही पेशा हो, तो हो सकता है कि कल हो के वो बेरोज़गार हो जाए। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः ही आती है कि उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीक में विकास के कारण परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु यदि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं। हालाँकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, जाति प्रथा को बिल्कुल ध्यान में रखकर ही लोग पेशा चुने ऐसी मजबूरी नहीं है। परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लेख लिखा गया था ये 1936 में ही लिखा। तो उस समय तो यह चरम रूप में मौजूद था। दूसरी बात है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। यह मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि को भी स्थान नहीं देता है। अर्थात आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि लोग हमारे यहाँ बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं। ऐसी स्थिति दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने की प्रेरित करती है। ऐसी व्यवस्था जहाँ न लोगों को दिल लगता है काम में, न दिमाग है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया सकती है? इसलिए हम कह सकते हैं, निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यदि एक जाति विशेष को एक काम के लिए ही फिक्स कर दिया जाए, हो सकता है कुछ लोगों को, उस जाति के लोगों को उसके निर्धारित काम में स्वेच्छा इच्छा न हो। हो सकता है उसका दिमाग उस काम में नहीं लगता हो। तो इसके कारण क्या होगा? जहाँ लोगों का ना दिल लगता है, ना दिमाग लगता है, वहाँ वह उस काम में एक्सपर्टीज़ कुशलता नहीं प्राप्त करता है। जब कुशलता नहीं होगा, तो वह ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर ये जाति प्रथा निष्क्रिय बना। अब इस समस्या का रचनात्मक पहलू लेते हैं। रचनात्मक पहलू मतलब ये हुआ कि इस समस्या से हम कैसे निकलें? तो जाति प्रथा की आलोचना सुनकर कुछ लोग ये पूछेंगे कि यदि जातियों के विरुद्ध है, तो फिर आदर्श समाज क्या? तो इन्होंने यहाँ उत्तर भी दिया है कि आदर्श समाज जो है, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को आपत्ति नहीं होगी। आदर्श समाज इतना गतिशील होना चाहिए कि जब भी कोई परिवर्तन हो, काम धंधे से लेकर के किसी भी प्रकार के समाज में परिवर्तन हो, तो हर तरह के लोगों को ऊपर के तबके से लेके निचले तबके तक हर लोगों को गरीब-अमीर सबको जो है वह परिवर्तन महसूस किया जाना चाहिए। सब लोगों को वो परिवर्तन का लाभ मिलना चाहिए। और सामाजिक जीवन में आवाज़, संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। भाईचारा जो है दूध-पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर तरह के लोगों को हर तरह का काम करने का छूट मिलना चाहिए। यही है दूध और पानी के तरह का मिश्रण और अमीर, गरीब, ऊँचे दर्जे का काम, नीचे दर्जे का काम ये सबको त्याग देना चाहिए।
इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है बल्कि यह सामूहिक जीवनचर्या की रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें अपने साथियों, अपने समाज के लोगों, अपने आस-पास रहने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। 1990 में इनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ इस चैप्टर को आप लोग समझे होंगे। हम अगले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी करेंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहें।